मैं प्रियंका चतुर्वेदी आप सबके बीच में संसद टीवी पे एक नया शो ला रही हूँ जिसका नाम है मेरी कहानी। आज मेरी कहानी में हमारे साथ जुड़ रही हैं रायगढ़ की सांसद गोमती साई जी। गोमती साई जी का नाम और काम तो आप सभी ने सुना होगा, आपने उनको संसद में भी सुना होगा, पर नाम और काम के पीछे उनकी एक कहानी है। आज हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। आपका इस शो में स्वागत है गोमती जी। नमस्कार प्रियंका जी। मैंने जैसे शुरू में कहा कि आपका नाम और काम तो आपके एरिया में काफ़ी जाना जाता है, पर उसके पीछे हर महिला, मैं मानती हूँ पुरुष के पीछे भी कहानी होती है, और घर से लेकर संसद तक का सफ़र आज मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाह रही हूँ। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, जो आज मेरी कहानी है आप जानना चाह रही हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। बेटी जिसके घर में पैदा होती है, हालांकि गांव की जो माएँ होती हैं वो बेटी को उतना ही सम्मान करती हैं और इज्जत भी करती हैं, काहे कि गांव में मान्यता ऐसा है, और ख़ासकर हमारे ट्रैवल में, कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन माँ बाप तो बेटी का स्वागत अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन समाज बेटी को हमेशा दबाने का प्रयास किया है। आज से नहीं, इतिहास गवाह है। आप भी जानते हैं, काहे कि आप भी एक बेटी हैं। बिल्कुल। और गांव की जो ज़िंदगी है और शहर की जो ज़िंदगी है बिल्कुल अलग अलग है। आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और जिस तरह की मेरी परवरिश हुआ, अल्हड़ सी बचपना थी, गांव में मेरा पैदाइश था, और गांव की ज़िंदगी पढ़ाई को महत्व नहीं देते हैं, काहे कि बेटी को उसका ससुराल जितना जल्दी हो सके उनका भविष्य बन जाए, शादी विवाह कर दें और ससुराल में सेटल हो जाए, और खासकर माँ बाप की चिंता ये रहती है। तो गोमती जी, मैंने पढ़ा था कि आपकी जो शादी थी 15 साल की उम्र में ही हो गई थी, और आपकी विदाई भी उसी समय पे हो गई थी या कुछ समय बाद हुई थी। हाँ। तो उस समय पर आपके मन में क्या चल रहा था? कभी आपने सोचा था कि आप कभी सांसद बनकर पार्लियामेंट में देश की पॉलिसीज बनाएंगी एक दिन? कभी माइंड में ये सोच थी? बचपन में हम प्रधानमंत्री क्या होता है और एमएलए और सांसद क्या होता है हम तो जानते नहीं थे। हाँ, एक चीज जरूर जानती थी कि राष्ट्रपति क्या होता है। अच्छा। उसको मैं बचपन से जानती थी। तो राष्ट्रपति क्यों? राष्ट्रपति इसलिए कहा कि हमारे दादाजी हमको रामायण और महाभारत का जब कथा कह के सुनाते थे, तो हम जब मेरा बचपन में थी, तो ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उनका नाम बहुत लेते थे। तो मेरे दादाजी पढ़े लिखे थे, वो शिक्षक थे पेशे में, कृषक के साथ साथ, तो इंटेलिजेंट भी थे खूब। तो हम लोगों को कथा सुनाते सुनाते उनका नाम भी लेते थे कि ज्ञानी जेल सिंह जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। अपना बचपन ऐसे ही बीता, और बहुत जल्दी शादी भी हो गया। 13 साल की उम्र में शादी हो गया। उसके बाद 16 साल में गौना भी हो गया, ससुराल आ गई। फिर ससुराल में एक नया जीवन होता है, ऐसा सबका मान्यता है। काहे कि जो मैके में सीखे रहते हैं वो काम नहीं आता है ससुराल में। उसके बाद ससुराल का जो रीति रिवाज है, उनकी संस्कृति है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। तो निरंजन जी आपकी जिंदगी में आए, काफी कम उम्र पे आप आए, पर आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, जहाँ तक मेरा समझ है। क्या है, मैं पढ़ाई बीच में छोड़ दी जी। काहे कि पढ़ाई ससुराल वाले भी सहमत नहीं थे पढ़ाई में। तो घर का जिम्मेदारी, काहे कि लोग शादी के बाद लोगों का 2 ही सास, एक सास और एक ससुर होते हैं, पर मेरा ऐसा नहीं था। मेरा परिवार जॉइंट परिवार था। हम लोग घर में 25 लोग हुआ करते थे जब मैं शादी होके आई थी। और मैं खाना बनाना तो जानती नहीं थी, काहे कि खाना बनाना घर में आपको शौक है खाना बनाने का? मैके में सीख ही नहीं पाई थी, समय ही नहीं मिला मेरे को। चारों सास ससुर मेरे को बहुत अच्छे से रखते भी थे, काहे कि मैं इकलौता बहू बन के आई थी, तो बड़े लाड प्यार से रखे थे। लेकिन परिस्थिति के साथ साथ
वो हमेशा वो समय नहीं रहा मेरे साथ। कहा कि मेरे बड़ी सास लोग ख़त्म हो गए, उनके 4 बेटे थे, छोटे छोटे थे। उसके बाद उनका जो परवरिश करना था, वो जिम्मेदारी आप पे आई? जिम्मेदारी मेरे ऊपर आया। 17 साल 18 साल की उम्र में मतलब उनका सारा का सारा जवाबदारी मेरे ऊपर आ गए। कहा कि हमारे निरंजन साहब जी, मेरे श्रीमान जी पढ़े लिखे हैं, पर घर का जो गृहस्थी है उससे वो कोसों दूर थे। और उसके बाद हम लोग, मेरे देवर लोग हम उम्र थे, मेरे ही उम्र के थे। मेरे देवर लोग 2 मेरे देवर लोग मेरे ही उम्र के थे। पर हम लोग बैठ के बात करते थे कि भाई अब ऐसा स्थिति आ गया है, और मेरे ससुर भी बुजुर्ग हो गए, अब इतना बड़ा गृहस्थी है, कैसे संभालेंगे। और सब हम लोग परिपक्व नहीं है इस काम में। बहुत मतलब कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। बाद में हमारा परिवार ऐसा हो गया कि 0 में आना पड़ा हम लोगों को। 0 मतलब 0, जिसको बोलते हैं मतलब कुछ भी नहीं था घर में। हम लोगों के पास जो खेती है या ज़मीन है, कहने से कुछ होता नहीं है। उसको उसमें मेहनत करना पड़ता है, तभी अनाज पैदा होता है। लेकिन हम बीच में वो नहीं कर पाए, 0 हो गया, एकदम 0 में। तब हम लोग सारी बागडोर आपने फिर संभाली? हाँ, सारी बागडोर बाद में मैं अपने हैंड ओवर। और आपकी उम्र क्या थी उस समय? मेरा उम्र था 18 साल। 18 साल की उम्र में बागडोर अपने ही हाथ में मैं ली। और मेरे जो छोटे वाले देवर थे बहुत छोटे थे, और छोटे थे तो पढ़ाना लिखाना, और मेरे जो बड़े देवर थे वो 10वीं पढ़ लिए थे, पर उनको कैसे और आगे पढ़ाना है, फिर घर को संभालना है। हम लोग बैठ के विचार किए कि भाई आप क्या करना चाहिए। तो हम लोग तीनों विचार किए, और तीनों हम उम्र थे। हाँ। मेरे 2 देवर, मैं। तो आप सबने मिलकर तीनों मिल के हम लोग संभाले। और उसके बाद बोले कि आपको सारा घर को संभालना है, बाकी हम लोग पढ़ाई भी करना है हम लोगों को। कैसे मैं उन लोगों को पढ़ाई, वो मैं ही जानती हूँ। उस टाइम हम लोग गांव में आते हैं, जंगल के बीच में हम लोगों का गांव है, और हम लोग, मेरा जो घर है बिल्कुल जंगल के अंदर है, और हम लोगों का पेशा था कृषि करना। उस वहाँ से राजनीति में आपका कैसे? वो तो बाद में, बहुत बाद में आया मैडम। वहाँ पर कम उम्र में आपने काफी जिंदगी जिए। हाँ। उसके बाद मतलब उनको पढ़ाए लिखाए। वो लोग भी मेरे को घर चलाने में काफी सहयोग किए, मदद किए। मैं कैसे खेत में काम करती थी, खेती अपने हाथ से रोपा लगाती थी, धान लगाती थी, फिर समय आने पर काटती थी, फिर अपने सर पे बोझा ढो के भी लाती थी। अच्छा। इतना 0 हो गया था। तो फिर गांव वाले भी मेरे साथ जुड़े, मतलब काम करने में आते थे। फिर कैसे धान को हम लोग लाते थे घर, फिर सारा काम। और इसमें मेरे को एक चीज़ और सीखने के लिए मौका मिला, इंटरेस्ट बढ़ा मेरा कि मेरे को और काम सीखना है। मेरा जज्बा, देखिए मेरा जज्बा वहीं ख़त्म नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। मेरा जज्बा हुआ कि मेरे को और भी काम सीखना है, इसके अलावा और डिफिकल्ट काम सीखना है मेरे को। और मैं सीखते गई, यहाँ तक कि फावड़ा चलाना सीखी, कुल्हाड़ी चलाना सीखी, अपने से धान काटती थी, धान कटाई भी अपने से करती थी वहाँ से। बहुत ही बढ़िया। क्या आपकी 18 साल में आपने इतना सब कुछ सीख लिया? हाँ। फिर स्वाभाविक है, फिर आपको लगा होगा कि अगर मैं परिवार को इतनी अच्छे से संभाल सकती हूँ, मैं समाज को भी सुधार सकती हूँ। बिल्कुल। तो क्या यही भावना थी? यही भावना थी। और मेरे को राजनीति, लोग बोलते हैं कि राजनीति बाहर में करना पड़ता है। नहीं, राजनीति घर से ही मैं सीखी। घर से ही मेरे को सीखने के लिए मौका मिला। घर के जितने सदस्य हैं, उनका सुख दुख, उनका खुशी, सबको ख्याल मेरे को रखना पड़ा। जो चीज़ मेरे लिए खरीदती थी उस टाइम उन लोगों के लिए खरीदती थी। तब मैं जानी कि राजनीति में भी शायद ऐसा ही होता होगा। और आपने तो ग्रास रूट पॉलिटिक्स से शुरू किया जी। और आप जब संसद में आई हैं, एक 4 टर्म MP जो कि यूनियन मिनिस्टर थे, उनकी टिकट न देकर आप पे भरोसा जताया, और आप वो भरोसे पे भलीभांति आपने, मैं कहती हूँ, पूर्ण किया। तो आपको, आपकी इस जर्नी में, जहाँ आपने पंचायत से शुरू किया और आज आप संसद में हैं, एक सांसद हैं, एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगता है कि आपको जिंदगी भर वो लम्हा याद रहेगा और जिंदगी भर आपको और
इंस्पिरेशन देता रहेगा आगे बढ़ने के लिए? वो कौन सा एक मोमेंट है, कुछ है आपके लाइफ? बिल्कुल मैडम, अब मेरे खुद का बच्चे नहीं थे। बहुत खेद होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोची कि मेरे बच्चे नहीं हैं तो मेरे को ज़िंदगी यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। मैं ये सोची कि मेरे को भी ताना देते थे लोग, नहीं देते थे वाला बात तो है नहीं। अब सास ससुर भी बोलते थे कभी कभी कि भाई हमारे घर में, सबके घर में चिराग है, हमारे घर में भी होना चाहिए। स्वाभाविक है, उनका सोच भी बिल्कुल जायज़ है। पर मेरा जो पतिदेव हैं वो मेरे को बहुत सपोर्ट किए। कोई बात नहीं है, बच्चे अपने नहीं हैं तो क्या हुआ, जिसके बच्चे नहीं हैं क्या दुनिया में वो नहीं जी रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे ढंग से ज़िंदगी अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। वैसे ही हम लोगों को जीना है, वैसे ही करना है। जो आसपास के बच्चे हैं वो अपने ही बच्चे हैं, ऐसा मान के चलो। वो उनसे मेरे को बहुत प्रेरणा मिला, बहुत ताकत मिला। और आज जो मेरे चारों जो देवर हैं, ऐसा नहीं है कि उनको मैं देवर ऐसा कह करके मैं उनको पाली, उनको मैं अपना बेटा ही समझ के पाली और बेटा बन के ही पढ़ाई लिखाई करवाई उनको। और शादी विवाह भी मैं खुद की और मैं खुद सेलेक्ट की। आज चारों का शादी हो गया और बड़े खुशी से हैं। आज सबके बच्चे हैं, सभी लोगों के बच्चे हैं। और वही बच्चे आज मेरे भी बच्चे हैं। आज मैं यहाँ से जाती हूँ, दिल्ली से जाती हूँ, बड़े मम्मी जब गाड़ी से उतरती हूँ मैं, तो वो लोग चारों तरफ मेरे को घेर लेते हैं। अच्छा। बोलते कि बड़ी मम्मी आ गई। तो बड़ी खुशी होता है कि ये मेरे ही बच्चे हैं। तो जब आप घर लौटती हैं पार्लियामेंट सेशन के बाद, तो गोमती साई जी कैसे अपने आप को, अपने लिए समय बिताती हैं? क्या आपको पसंद है करना उस समय पे जब आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलता होगा? आप अब किसी तरीके का, मुझे पता है आप गाना सुनना आपको पसंद है जी, आप गाती भी हैं। गाना नहीं आता है पर सुनना बड़ा पसंद करती हूँ और पुराना गाना पसंद करती हूँ, जो मार्मिक गाना है, जो दिल को छू जाने वाला गाना। कौन सा गाना है? ऐसा कौन सा गाना है जो आपको दिल को छूता है? बिल्कुल मेरे जो पसंद का गाना है हाथी मेरे साथी, मेरी फेवरेट मूवी थी। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। आप ऐसे तो नहीं गाती होंगी, आप थोड़ी ट्यून में गाती होंगी। तो अब हमें 2 लाइन सुना दीजिए। ज़्यादा तो पूरा गाना आता नहीं है, पर खाली मुखड़ा सुना दे रही हूँ। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। ब्यूटीफुल। आपने कभी सिंगिंग ट्राई की है? कभी नहीं। मैंने भी कभी नहीं की है। पर हाथी मेरे साथी से मुझे याद है, ये मेरी फेवरेट पिक्चर होती थी और एक बहुत अच्छा उसमें एक रिश्ता दिखाया था जानवरों का इंसान से। आप उस रीजन से ऐसे आती हैं। मैंने एक स्टोरी भी पढ़ी थी जहाँ पे एक बार एक हाथी का झुंड, एक हाथी खो गया था अपने झुंड से, तो आपके घर पे आकर तहस नहस मचा दी थी। तो वो क्या कहानी है? मैडम देखिए, अब एक्चुअली में इंसान, जीव, आत्मा, चाहे जानवर का हो, चाहे छोटा चिट्टी का हो, चाहे मनुष्य का, आत्मा तो वही परमात्मा का आत्मा होता है। बिल्कुल। प्रेम देने से प्रेम मिलता है, नफरत देने से नफरत मिलता है, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो। एक्चुअली मेरा जो घर है, मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ, कहा कि मेरे दादाजी मेरे को रामायण और महाभारत की कथा बहुत सुनाते थे, बचपन से लेके शादी तक। तो मेरे को एक ही चीज़ आया, मैं आध्यात्म को ज़्यादा महत्व देती हूँ और जीव मात्र का सेवा करना। उसमें से हाथी भी है। बिल्कुल। और हाथी ऐसा नहीं है कि हम उसको नफरत करें और उसको भगाएं। तो शायद मेरा घर जंगल के अंदर है, बीचों बीच में है, और एकदम फार्म हाउस टाइप का मेरा घर है। चारों तरफ जंगल है, एक तरफ खेत है, एक तरफ ऐसा ही घिरा हुआ है। तो एक बार नहीं हाथी आने का। अच्छा। पिछले 20 साल से हर साल एक बार घर आता ही है हाथी। अच्छा। बाउंड्री नहीं लगा है, हमारे घर के चारों तरफ बाउंड्री नहीं लगा है अभी भी, तो हाथी ऐसे अंदर तक घुस जाता है। पर हाँ, हम लोग को जैसे पता चलता है, कभी कभी पता नहीं चलता है और कभी कभी
पता चल जाता है कि हाथी आ गई है। तो हम लोग ये एक सिस्टम बनाया है, उसको भगाते नहीं है। हाँ। मेरे पतिदेव जी एक घंट रखे हैं जो पूजा में घंट बजाते हैं। हाँ। वो घंट हमारे घर में है, और जब हाथी आता है तो घंट बजाते हैं हम लोग। या तो उसका आवाज को सुन करके थोड़ा दूर हट जाता है, और दूसरा गांव वालों को संकेत मिल जाता है कि हाथी हमारे गांव में आ चुका है। ये बड़ा अच्छा तरीका है। ये घंट बजाने से लोगों को पता चल जाएगा कि अब मतलब हाथी गांव में प्रवेश कर चुका है, और हम लोगों को घर से बाहर नहीं जाना है, या घर में लाइट जला के रखना है, निगरानी रखना है, सचेत रहना। ऐसा हम लोग का एक संकेत भी लोगों को मिल जाता है। तो गोमती जी, आपकी बातों से मुझे बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आपके बाबा जो आपको कहानियां सुनाते थे, उससे आप काफ़ी प्रभावशाली आपके लाइफ में उसका प्रेजेंस रहा है। तो क्या आपकी जो भी ज़िंदगी रही है, जो भी आपके निर्णय लिए हैं, क्या आप कोई एक इंसान को उसका श्रेय देना चाहेंगी, या कहेंगी कि वो उनसे आपने इंस्पिरेशन ली और आप उन्हीं की बातों को लेकर, उन्हीं की बातों से सीख कर आप आगे बढ़ी हैं और इतनी आप में हिम्मत आती है अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की? बिल्कुल। मेरे दादाजी शिक्षक थे। हालात के कारण हम लोग नहीं पढ़ पाए, या जल्दी शादी हो गया। पर मेरे दादाजी इंग्लिश मीडियम में 8वीं तक पढ़े थे। इंग्लिश बड़ा अच्छे ढंग से आता था उनको, हिंदी भी अच्छा आता था, और रामायण महाभारत का वो कथाकार टीकाकार भी थे। अच्छा। वही मेरे विचार को वही डाइवर्ट किए, आध्यात्म की ओर लेके चले वो। और आध्यात्म में ये नहीं है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सामाजिक एक चीज़ में मेरे को सीखने के लिए मिला, और उसमें मेरे दादाजी का बहुत बड़ा योगदान है। आध्यात्म, आध्यात्म से समाज, समाज से राजनीति, ये 3 चीज एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल। ये भी कमी हो तो नहीं चल सकता है समाज। राजनीति तो एक व्यवस्था है, एक परिवार को चलाने के लिए, एक समाज को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए राजनीतिक एक व्यवस्था है। उसमें से जो मेरे दादाजी मेरे को बताए, रामायण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को स्थापित करने के लिए क्या क्या बलिदान, क्या क्या दुख सहने का उसमें क्षमता मिला, वो ताकत मुझे आज मिल रहा है। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि पढ़ाई आने उससे ज़्यादा नॉलेज, फिर समाज, फिर राजनीति, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान माँ सीता का भी है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने वो पूरी लड़ाई, उन्होंने साथ दिया। तो आपको, आपके हिसाब से, आप महिला हैं, मैं महिला हूँ, आप ग्रामीण जगह से आई हैं, आप काफ़ी संघर्ष कर आई हैं, आप पंचायत से लेकर आपने अपना ये सफ़र किया है। मैं शहर से आती हूँ, पर मैं भी जानती हूँ कि 4 बहनों में 4 बेटियों में एक मैं थी। तो पढ़ाई और हमारे इस परिवार में भी, शहर में रहती थी, हमारे परिवार में भी बहुत जल्दी शादी हो जाती थी। मेरी भी शादी जल्दी हुई थी, आप इतनी जल्दी जितनी आपकी हुई नहीं थी, पर थी, शादी जल्दी हुई थी। तो एक समाज में महिलाओं का योगदान, जब हमने संविधान बना था, ये था कि इक्वल राइट्स होंगे, कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो क्या हमारी महिलाओं का योगदान रहना चाहिए जो यहाँ पे संसद में आ गई हैं? क्या आपके हिसाब से वो एक, मैं कहूँगी, कमी है कि हम उससे ऊपर नहीं उभर पा रहे हैं? समाज में महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। देखिए मैडम, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था जी। ये कहने के लिए आज़ाद हुआ था। रियली में हम लोग महिलाएं, उसके बाद भी आज़ादी नहीं मिला था हम लोगों को। वही घूंघट, वही मतलब साक्षर होने के लिए पढ़ाई करना, वही 4 दीवारी के अंदर रहना, हम लोग को आज़ादी मिला कहाँ? शासन कौन बैठा, शासन में कौन बैठा, कौन राज किया, मैं उसमें नहीं जाती हूँ बिल्कुल, लेकिन हम लोगों को मिलना चाहिए था आज़ादी। वो आज़ादी आज़ाद होने के बाद भी नहीं मिला था। आज जो इस स्टूडियो में आप और मैं
एक बेटी होकर के बैठे हैं, एक महिला होकर के बैठे हैं इस स्टूडियो में। हम लोग को तो 25 साल 30 साल पहले ही बैठना चाहिए था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। आज जो हमारे जो महिलाओं को उत्थान के विषय में जो भी सोचा होगा, मैं नहीं जानती हूँ कौन सोचा है। हमारे लिए उत्थान करने के लिए किसने योजना सरकार के तहत योजना के तहत लागू किया, मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ उस पर। लेकिन आज उसको कब का हमको कर लेना चाहिए था। लेकिन आज ये सांसद बने, आप भी एक सांसद हैं, मैं भी एक सांसद हूँ। आज ये अधिकार हम लोग धीरे धीरे करके ला रहे हैं। 30 साल की पहले की जिंदगी को मैं सोचती हूँ, हम लोग को आज़ादी नहीं था, पिक्चर देखने नहीं जाने देते थे, शादी में नहीं जाने देते थे कि काहे कि ये आप बेटी हो, आपका अगर कोई कहीं इज्जत खराब हो जाए तो परिवार का इज्जत खराब होगा, आपको शादी नहीं करेंगे, समाज नहीं अपनाएगा आपको। आज मैं उस जिंदगी को याद करती हूँ कि वो जिंदगी हमारा कैसा था। हाँ, एक चीज़ का हम लोग को जीने का अनुभव था कि हम लोग को सब काम करने के लिए आता है, जो एक आम लड़की आम जिंदगी होता है वो हम जी लिए। नदी में नहाना, तैरना, यहाँ लोग शहर में स्विमिंग पूल खोजते हैं, हम नदी में नहाते थे, तैर के नहाते थे, बहता हुआ नदी में नहाते थे। आज पेड़ में चढ़ते थे, इमली कैसे तोड़ के खाते थे। मेरे स्कूल के ग्राउंड में 4 इमली का पेड़ था, उसमें छोटा कैरी इमली छोटा सा था, तब हम तोड़ के कैसे खाते थे। पेड़ चढ़ना, जंपिंग करना, खो खो खेलना, कबड्डी खेलना, ये हम लोग खुल के जिए हैं बचपन में। पर जिंदगी आज़ाद नहीं था कि सामाजिक तौर पे हम आज़ाद जिंदगी जी पाए। अपने मर्जी से पढ़ नहीं पाते थे, यहाँ तक कि हमको नहीं पढ़ना है, लड़की को नहीं पढ़ाना है करके फीस भी नहीं देते थे। पर एक चीज़ पूछूं जाते जाते, क्योंकि शो का टाइम खत्म हो रहा है, मैं तो आपसे बहुत चर्चा कर सकती हूँ, पर मुझे एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना है। गोमती साई जी जब बचपन में थी, बचपन से बड़ी हुई, उनके दिमाग में सिर्फ एक राष्ट्रपति ध्यान में आते थे। क्या गोमती साई जी के ये सपने हैं कि राष्ट्रपति कभी बनेंगे? मैडम देखिए, सोचना, ख्वाहिश देखना, खुले आंखों में सपना देखना बिल्कुल बुरा बात नहीं है, लेकिन दिल्ली दूर है उतना, मतलब इतना भी लोगों को ख्वाब नहीं देखना चाहिए ताकि वो ख्वाब ही पूरा ना हो तो थोड़ा तकलीफ लगे मन में। हाँ, राजनीति के लिए मैं बाद में सोची, काहे कि महिला लोगों का इतना सारा तकलीफ को देखी कि राजनीति में आना चाहिए महिला लोगों को। मैं पंचायत स्तर की राजनीति शुरू की, जिला पंचायत की सदस्य बनी, लगातार तीसरी बार पंचायत की राजनीति की, तीसरी बार मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी। और जिला पंचायत की अध्यक्ष रहते ही पार्टी ने मेरे को जब भरोसा किया और लोकसभा का टिकट भी मिला, और लोकसभा के आज सांसद बन के आपके सामने बैठी हूँ। बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर, और खास करके आपकी जुबानी। कुछ बेटियां भी जो आज हमारा शो देख रही होंगी और उनके मन में भी कभी कभी ये सोच आता होगा कि जहां आज आप बैठी हैं वो भी इस जगह पर आए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? प्रियंका जी, बेशक मैं एक बेटी हूँ, और एक बेटी होने के नाते मेरे को एक शख्स थे राजनीति के, जो दिलीप सिंह जूदेव, जसपुर के राजा थे, पर उनसे मेरे को राजनीति का बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला। उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि एक राजा कैसे रंक बन के एक आम लोगों के साथ रहना चाहिए, वो मैंने उनसे सीखी। और बिल्कुल मैं एक बेटी हूँ, और देश के सभी बेटियाँ को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियाँ अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बेटियाँ को कोई भी माँ बाप बोझ ना समझे, या सास ससुर बोझ ना समझे, या उनका जो भावना है उनको सपोर्ट करें। और जिस तरह से मैं संघर्ष करके आई हूँ, बेटियाँ भी वैसे ही संघर्ष करके इस कुर्सी पे आ सकते हैं, संसद तक का सफ़र वो भी कर सकते हैं। और बिल्कुल हमारी बेटियां उसमें पीछे नहीं हैं, उनकी भावना को हम लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ेंगे, और आज इस जगह पे हम लोग बैठे हैं, कल वो लोग की बारी होगी। बहुत ही अच्छा लगा आपकी सारी कहानी सुनकर। आपने कम उम्र से लेकर अब तक सिर्फ
पहले परिवार की सेवा फिर जनता की सेवा की है। जी मैडम, आप और आगे कामयाब हों, यही मेरी। जी प्रियंका जी, आप भी एक बेटी हैं, आपका इस विषय में क्या सोच है? मेरा सोच बस यही है जो आपका सोच है, कि हम चाहेंगे कि और महिलाएं जुड़ें, किसी भी चुनौती से वो ना घबराएं। हर जिंदगी के हर मोड़ पे संघर्ष होता है, संघर्ष से ना घबराएं। और जितनी महिलाएं, मैं मानती हूँ, राजनीति में आएंगी, गांव से हों, शहर से हों, वो अपने जेंडर के लिए लड़ाई लड़ पाएंगी, ये मेरा मानना है। और सोच समाज में बदल पाएंगी। जब एक परिवार का नाम एक बेटी की वजह से खराब हो सकता है, क्योंकि आपको, हमें रोका जाता है, हमें ये बंदिशें लगाई जाती हैं, एक परिवार का नाम रोशन भी होता है जब बेटियां इस मुकाम तक आ पहुंचती हैं। तो ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। पर ये शो खत्म होने से पहले एक हमने प्रथा की है कि इस जो मोमेंट है जहाँ पे हमने बातचीत की है, इसको हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हम एक सेल्फी लेंगे, क्योंकि सेल्फी का जमाना है। बिल्कुल। अब सेल्फी मोमेंट के बाद मैं गोमती साई जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आज इस शो में हमारे साथ जुड़ी, आपकी कहानी सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया होगा, खास करके हमारी बेटियों को जो ये शो देख रही होंगी। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नई साथी के साथ, उनकी कहानी सुनने, उनकी जुबानी। आप सबका धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।